हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर। हालांकि यह कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है, बल्कि काफ़ी लंबे समय से विवाद के रूप में बना हुआ रहा है। दरअसल में जब भी कोई निर्वाचन आदि की प्रक्रिया चल रही होती है तो राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से विभिन्न दल आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। अभी भारत में 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और इस निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर जो भारत के विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हैं, उस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उछाला गया है। इसके पहले भी आपने कच्चा तीवू विवाद जो चल रहा है उसको लेकर हमने चर्चा की थी, आपने अध्ययन किया है। आज एक नए विवाद की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाने जा रहे हैं और वह विवाद का केंद्र है कोको द्वीप समूह का विवाद। हालांकि कोई नया विवाद नहीं है और अचानक से 18वीं लोकसभा के चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह विवाद उत्पन्न हुआ तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद यह विवाद कोई नए प्रकार का विवाद है, पहली बार शायद यह विवाद उत्पन्न हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह विवाद का एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत की स्वतंत्रता के समय से ही बना हुआ है। हालांकि इसको बहुत विवादित क्षेत्र भी नहीं कहा सकता। भले ही हम राजनीतिक आधार पर विश्लेषण करने के संदर्भ में किसी सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से या किसी सरकार को वाहवाही देने के उद्देश्य से ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जो आमतौर पर राजनीतिक रोटियां सेकने तक सीमित होती है। हालांकि जब हम कोको समूह विवाद की बात करते हैं तो ये भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में विवाद का एक पहलू है। मैं इसे नहीं खारिज कर रहा हूं कि ये विवाद का विषय नहीं है कोको द्वीप समूह, बल्कि कोको द्वीप समूह भारत और म्यांमार के बीच अवस्थित एक ऐसा द्वीप समूह है जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आज की जो विषम परिस्थितियां हैं, भू राजनीतिक और भू आर्थिक जो परिस्थितियां पूरे विश्व स्तर पर बनी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन के संदर्भ में, अगर उस नजरिए से देखा जाए तो कोको द्वीप समूह का जो क्षेत्र है न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भारत के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित है। लेकिन यह क्षेत्र भारत ने गिफ्ट के रूप में म्यांमार को, उसमें बर्मा था, बर्मा को हमने सौंप दिया है, हमारी सरकार ने सौंप दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से कोको द्वीप समूह को बर्मा को सौंप दिया गया। आज वही बर्मा म्यांमार के रूप में स्थापित है। उसका नामकरण जो है चेंज हो गया, बर्मा जो है आज म्यांमार के रूप में जाना जाता है। तो आज का जो हमारा विषय है कोको द्वीप समूह को लेकर है। हम समझने का प्रयास करेंगे कोको द्वीप समूह क्या है, उसकी अवस्थिति कहाँ पर है और कोको द्वीप समूह को लेकर विवाद क्या है, विवाद के कारण क्या हैं, भारत के सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें जो है हम अपने अध्ययन में सम्मिलित करेंगे और विशेष रूप से कोको द्वीप समूह के सापेक्ष भारत और म्यांमार के बीच संबंधों की वस्तु स्थिति क्या है, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कोको द्वीप समूह का विजुअल है, आपको दिख रहा होगा। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हिंद महासागरीय क्षेत्र है। वे ऑफ बंगाल में स्थित
यह कोको द्वीप आज एक बार फिर से ज्वलंत मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कोको द्वीप समूह क्या है और इसकी अवस्थिति क्या है, संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखें तो यह जो कोको द्वीप समूह है, ये साउथ एशिया का सबसे प्रमुख सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो दक्षिण एशिया की भू स्थिति है, अगर हम उसके आधार पर समझने का प्रयास करें तो दक्षिण एशिया में स्थित कोको द्वीप समूह रणनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है। दूसरी बात, यह एक ऐसा द्वीप है, जो कोको द्वीप समूह है वह वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जिस पर भारत का नियंत्रण है। और अगर आप स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो कोको द्वीप समूह पर भारत का ही नियंत्रण था और भारत का हिस्सा रहा है। भले हमने 1948 या उसके बाद उसे म्यांमार को सौंप दिया, उसे गिफ्ट हमने कर दिया, वो अलग बात है। उसको हम उसके संदर्भ में पूरे इतिहास और पूरे कालक्रम, पूरे घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे। तो कोको द्वीप समूह क्या है? कोको द्वीप समूह दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख और रणनीतिक द्वीपों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी बड़ी अहमियत है और विशेष रूप से भारत और म्यांमार के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनमें कोको द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कोको द्वीप समूह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है और 1937 से म्यांमार के यांगून क्षेत्र का यह एक भाग रहा है। म्यांमार का जो पुरातन नाम उसका बर्मा रहा है, तो बर्मा का जो यांगून है, उस यांगून क्षेत्र का एक भाग कोको द्वीप समूह रहा है। 1950 में भारत ने इस द्वीप को बर्मा को गिफ्ट कर दिया था, तो इसलिए बर्मा का नियंत्रण इस द्वीप समूह पर स्थापित हो गया। और इसके लिए ये जो बर्मा को जो कोको द्वीप सौंपा गया, गिफ्ट किया गया, उस गिफ्ट करने के पीछे एक त्रिपक्षीय समझौता रहा है। उसी त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर भारत के द्वारा कोको द्वीप को बर्मा को सौंपा गया है। हम लोग आगे इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे कि ये त्रिपक्षीय समझौता किस प्रकार का समझौता था और उस समझौते के आधार पर किस रूप में कोको द्वीप को बर्मा को सौंपा गया है। अब यहाँ पर आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि कोको द्वीप का जो क्षेत्र है वह वास्तव में ये जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, यही कोको द्वीप का क्षेत्र है। इसको थोड़ा सा और अगर विस्तार से हम समझने का प्रयास करें और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें तो इसकी अवस्था आपको इस वाले तस्वीर में उभर कर सामने आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, ये आपका कोलकाता का क्षेत्र है, ये आपका मिजोरम का क्षेत्र है और ये म्यांमार का क्षेत्र है। यानी यहाँ तक भारत ही भारत आपको दिखेगा। इस पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये भारतीय क्षेत्र है। और वहाँ तक ही नहीं है, ये आप देखें तो ये अंडमान सी कहलाता है। ये पूरा एरिया अंडमान सी कहलाता है, जहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही लगा हुआ ये आपका कोको आइलैंड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कोको आइलैंड का भाग है, ये पूरा क्षेत्र। और यहाँ पर म्यांमार का जो है, ये देखिए यांगून का क्षेत्र है। तो 1937 से कोको द्वीप यांगून के क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ है। हालांकि उसके पहले जब ब्रिटिश राज भारत में चल रहा था तो ब्रिटिश राज्य का ही नियंत्रण बर्मा के ऊपर भी था, वो भारतीय क्षेत्र का ही हिस्सा था।
तो इस लिहाज से कोको द्वीप पर भारत का नियंत्रण था, भारत की सरकार का नियंत्रण था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, क्योंकि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, बर्मा वाले क्षेत्र पर भी ब्रिटेन का आधिपत्य था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ब्रिटिश राज के दौरान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण कोको द्वीप पर भी था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप दूरी की बात करें तो ये जो कोको द्वीप है उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए वे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी का ये हिस्सा है, और उत्तर पूरब के क्षेत्र में ये कोको आइलैंड है। कलकत्ता से अगर इसकी आप दूरी देखें, यहाँ पर देखिए ये कलकत्ता है, और कलकत्ता से यहाँ तक की जो दूरी है ये 125 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 125 किलोमीटर की है, 125 किलोमीटर की ये दूरी है। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इस दूरी का आकलन करें तो यह दूरी बहुत ही कम है, महज 55 किलोमीटर की दूरी है। ये वाला जो एरिया है ये आपका अंडमान वाला एरिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया है। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोको आइलैंड तक की जो दूरी है वो केवल और केवल 55 किलोमीटर की दूरी है। ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो केवल 55 किलोमीटर की दूरी है। यदि भूगर्भीय आधार पर इसका हम विश्लेषण करें तो यह कोको द्वीप का जो क्षेत्र है, संपूर्ण कोको द्वीप जो है ये अराकान पर्वत, जिसको कि आप राखीन पर्वत के रूप में भी जानते हैं, अराकान पर्वत का ही एक विस्तारित विभाजन है। भले वो समुद्र के अंदर है, लेकिन अराकान पर्वत का जो विस्तृत विभाजन है वह कोको द्वीप के रूप में स्थापित है। तो कहने का आशय कि कोको द्वीप जो है वो अराकान पर्वत का ही एक हिस्सा रहा है, उसी का विस्तृत हिस्सा रहा है, उसी का जो है एक तरह से आप एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जो कोको द्वीप है यह वास्तव में बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में लंबे भूभाग पर इसका विस्तार है। तो इसका जो क्षेत्र है ये बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है। यांगून शहर से अगर इसकी दूरी देखें, यहाँ पर देखिए ये आपका यांगून का क्षेत्र है, और यदि आप यांगून से कोको आइलैंड की दूरी का आकलन करें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 414 किलोमीटर के आसपास है, नियर अबाउट। यांगून से ये दक्षिण में स्थित है। तो बर्मा, यहाँ देखिए ये आपका बर्मा या जिसको आप म्यांमार कहते हैं, उस यहाँ पर यांगून है, और यांगून से कोको आइलैंड की दूरी 414 किलोमीटर की है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो कोको आइलैंड है वो म्यांमार से दूर है, भारत के करीब है। अगर आप भारतीय क्षेत्र का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में यहाँ पर समझ रहे हैं तो और ऐसा है भी कि भारतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कोको आइलैंड की जो दूरी है महज 55 किलोमीटर की दूरी है। कोलकाता से अगर आप देखें तो 125 किलोमीटर की दूरी पर कोको आइलैंड है। लेकिन अगर बर्मा के म्यांमार के यांगून से इसकी दूरी का आकलन करें तो यह दूरी बढ़कर 414 किलोमीटर की हो जाती है। दो तीन बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है अवस्थिति। कोको द्वीप समूह की जो अवस्थिति है वे ऑफ बंगाल में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि यह जो कोको द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक भाग है। कलकत्ता से इसकी दूरी केवल 125 किलोमीटर की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इसकी दूरी मात्र 55 किलोमीटर की है। लेकिन म्यांमार के यांगून से इसकी दूरी 414 किलोमीटर बैठती है। और यह कोको द्वीप
अराकान पर्वत का, जिसको कि आप राखिल पर्वत भी कहते हैं, अराकान पर्वत का विस्तृत क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। अब हम देखें कि कोको द्वीप का नामकरण कोको आइलैंड के रूप में कैसे पड़ा। यहाँ पर कोको और कोको का जो नामकरण है वो बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पर जो भी इस प्रकार के द्वीप होते हैं, जो जलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ जो जलीय भाग में जहाँ पर कोई आइलैंड बन जाता है, तो आमतौर पर ऐसे आइलैंड पर नारियल के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। लेकिन कोको आइलैंड एक ऐसा द्वीपीय क्षेत्र है जहाँ पर बहुतायत में, बहुत बड़ी संख्या में नारियल के पौधे मिलते हैं। जो कोको प्लांट है इसकी बहुत अधिकता है इस वाले क्षेत्र पर। तो ये जो आपका संपूर्ण कोको द्वीप समूह है 20 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है। ये 20 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है और इस 20 वर्ग किलोमीटर में नारियल के पौधे बहुतायत में यहाँ पर उगते हैं। और कहने के लिए कि जितने भी समुद्री किनारा होता है वहाँ पर नारियल खेती होती है, नारियल के पौधे वहाँ पर उगते ही उगते हैं। लेकिन खासियत क्या है यहाँ पर कोको द्वीप का, कि कोको द्वीप वाले क्षेत्र पर बहुतायत में नारियल के पौधे दिखते हैं, वहाँ पर उगते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये ओरिजिनल फोटो है कोको द्वीप समूह का। बिल्कुल आच्छादित क्षेत्र है नारियल के पौधों से। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र नारियल के पौधे से आच्छादित है। तो नारियल के पौधे की वजह से, नारियल के पौधे के आच्छादन की वजह से, नारियल के पौधे की बहुतायत उपलब्धता की वजह से इस द्वीप का नामकरण ही कोको आइलैंड के रूप में कर दिया गया। तो नामकरण के पीछे जो कारण है वह यही कारण रहा है कि कोको आइलैंड वाले क्षेत्र पर नारियल के पौधे की बहुलता पाई जाती है। इस वजह से इस संपूर्ण क्षेत्र को कोको आइलैंड कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम इस द्वीप समूह से परिचय प्राप्त करें कि ये द्वीप समूह किस प्रकार का है, इसकी जो भौगोलिक संरचना है, जो भौगोलिक बनावट है, वह किस प्रकार की है। ये देखिए, ये जो कोको द्वीप समूह जो कि 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ द्वीप है, 3 भागों में बटा हुआ है आमतौर पर। वैसे तो ये द्वीपों का एक समूह है, छोटे छोटे द्वीप जो है इसमें है, लेकिन मुख्य रूप से यह कोको द्वीप समूह 5 द्वीपों का एक समूह है। 5 द्वीप में भी अगर आप देखें, 4 द्वीप ग्रेट कोको रीफ में और एक अन्य द्वीप लिटिल कोको रीफ में मिलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 जो है, मुख्य रूप से देखें तो 5 द्वीपों का एक समूह कोको द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। इनमें भी 4 द्वीप ऐसे हैं ग्रेट कोको रीफ में उपलब्ध है, जबकि एक द्वीप ये आपका लिटिल कोको रीफ पर स्थापित है। हालांकि अगर इनमें इसका इंपॉर्टेंस का आधार पर विचार करें, हम संपूर्ण कोको द्वीप को हम 3 द्वीपों के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये 3 मुख्य द्वीप क्या है कोको द्वीप के अंतर्गत? एक ग्रेट कोको आइलैंड है, दूसरा लिटिल कोको आइलैंड है और तीसरा आपका टेबल आइलैंड के रूप में जाना जाता है। ये 3 भागों में आप संपूर्ण कोको द्वीप समूह को बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका लिटिल कोको आइलैंड है। दूसरा ये वाला क्षेत्र जो है इसको ग्रेट कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। बल्कि इसको अगर हम इस तरीके से देखें, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला जो ग्रीन कलर का एरिया है ये आपका लिटिल कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। ये वाला जो एरिया है इसको ग्रेट कोको आइलैंड कहा जाता है और ये वाला जो एरिया है ये टेबल आइलैंड के रूप में जाना जाता है। और ये संपूर्ण क्षेत्र अगर आप देखें तो यह संपूर्ण क्षेत्र कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। इसको हम कोको द्वीप समूह कहते हैं।
तो वैसे तो कोको द्वीप समूह में 5 द्वीप आपस में मिले हैं, लेकिन इनमें भी अगर बड़े स्तर पर इसका बंटवारा करें, विभाजन करें, तो इसे 3 बड़े द्वीपों में बांटा जा सकता है। इसका पहला द्वीप जो है, जो छोटा द्वीप है, वो लिटिल कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। दूसरे बार हमने कहा कि एक बड़ा द्वीप है, ग्रेट कोको आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, और एक बहुत ऊपर में, चूंकि टेबल का पोर्शन ऊपर में होता है, तो इसलिए इसका द्वीप का, इस द्वीपीय क्षेत्र का नामकरण ही टेबल आइलैंड के रूप में किया गया है। और ये तीनों क्षेत्र को अगर आप मिला देते हैं तो संपूर्ण आइलैंड का नामकरण कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। आज इस पर म्यांमार का नियंत्रण है, और म्यांमार भी अपने पास इस क्षेत्र को नहीं रखा है, उसने लीज पर चाइना को समर्पित कर दिया है। हालांकि इस बात को कभी उसने स्वीकार नहीं किया आज तक। औपचारिक तौर पर म्यांमार ने कभी इस बात की स्वीकृति प्रदान नहीं की है, उसने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया है कि उसने कोको आइलैंड वाले क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे दिया है, लीज पर दे दिया है। तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए, तीनों आइलैंड, सबसे पहले तीनों आइलैंड में जो ग्रेट कोको आइलैंड है, हम उसको समझें। ग्रेट कोको आइलैंड ये सबसे बड़ा कोको आइलैंड का क्षेत्र है। यानी कोको आइलैंड को हमने कहा कि 3 बड़े द्वीपों में आप उसको बांट सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई आप यहां से यहां तक देखें, इसे आप इस रूप में देख सकते हैं। यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये 10 किलोमीटर की लंबाई है, जबकि यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है, यह आमतौर पर 2 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, इस वाले क्षेत्र का। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइना ने इस क्षेत्र को लीज पर लेकर एयर स्ट्राइप का निर्माण किया। इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि एयर स्ट्राइप का निर्माण होने का मतलब है कि यहां पर हवाई जहाजों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। तो सामरिक दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस द्वीप की खासियत है कि जो समुद्री कछुए हैं, बहुतायत में यहां पर मिलते हैं, इस द्वीप समूह पर मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम जो लिटिल कोको आइलैंड है उस पर विचार करें, तो लिटिल कोको आइलैंड का जो विस्तार है वह केवल 1 किलोमीटर लंबाई में है, और उसे 1 किलोमीटर की लंबाई के साथ साथ हम क्या देखते हैं, इसकी चौड़ाई, जो लिटिल कोको आइलैंड है उसकी लंबाई 5 किलोमीटर की है, जबकि उसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर के रूप में है। यानी लंबाई 5, यहां से यहां तक अगर आप देखें, यहां से यहां तक का विस्तार देखें, तो इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर बैठती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, बीच में कहीं तो बहुत संकरा हो गया है और कहीं पर थोड़ा सा फैलाव लिए हुए है, तो अगर यहां से यहां तक की हम चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्र है। 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा वाला जो आइलैंड है वह लिटिल कोको आइलैंड के रूप में जाना जाता है। जो तीसरा आइलैंड है कोको आइलैंड का, उसको हम टेबल आइलैंड के रूप में जानते हैं। 1.6 किलोमीटर लंबा और 1.2 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है। यानी इसको अगर आप थोड़ा सा मार्क करें तो टेबल द्वीप की जो लंबाई है वह 1.6 किलोमीटर की है, और अगर आप चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 1.2 किलोमीटर की है। इस संपूर्ण एरिया में जो आइलैंड विस्तरित है उसे हम टेबल आइलैंड के रूप में जानते हैं। खासियत क्या है कि इस आइलैंड पर किसी भी व्यक्ति का निवास नहीं है, कोई व्यक्ति यहां पर निवास नहीं करता है। दूसरी बात कि यहां पर एक पुराना प्रकाश स्तंभ, ये वाला क्षेत्र देखिए, पुराना प्रकाश स्तंभ रहा है, लेकिन आज की डेट में देखें तो इस प्रकाश स्तंभ को जलाने वाला कोई नहीं है।
भले वो प्रकाश स्तंभ बहुत पुराने ज़माने से बना हुआ है, आज चूँकि वो निर्जन क्षेत्र हो चुका है, एक भी व्यक्ति का निवास इस द्वीप पर नहीं है, टेबल द्वीप पे नहीं है, इस वजह से इस प्रकाश स्तंभ का कभी जो है अब जलाने वाला कार्यक्रम नहीं होता है। वो प्रकाश स्तंभ केवल एक सिंबॉलिक बना हुआ है, वो आज भी एक धरोहर के रूप में यहाँ पर स्थापित है, उसका प्रयोग अब नहीं होता है। थोड़ा सा अगर हम कोको आइलैंड के इतिहास को जानने का प्रयास करें, इतिहास के बारे में अगर हम अध्ययन करें, तो कोको द्वीप को समझना और भी सरल हो सकता है। वैसे देखा जाए तो जो कोको द्वीप समूह का इतिहास है, उसको लेकर 3 अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं, 3 अलग अलग प्रकार के विचार उभर कर सामने आते रहे। तो हम लोग तीनों दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करेंगे। इनमें जो प्रथम दृष्टिकोण है, प्रथम दृष्टिकोण का मानना है कि कोको आइलैंड वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजी राज के अधीन था। जब ब्रिटिश शासन भारत में लागू था, ब्रिटिश शासन का संचालन जब भारत में हो रहा था, तो कोको द्वीप समूह पर, चूंकि कोको द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक भाग था, तो कोको द्वीप समूह पर अंग्रेजी राज स्थापित था। चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी अंग्रेजी शासन था, ब्रिटेन वालों का शासन था, ब्रिटिश राज वहां पर भी स्थापित था, उसका भी विस्तार था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजी राज था और यह ब्रिटिश इंडिया के तहत आता था, संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसी का पार्ट कोको द्वीप रहा है। तो अगर अंडमान निकोबार पर अंग्रेजी शासन स्थापित था, तो जाहिर सी बात है कोको द्वीप पर भी अंग्रेजों का ही शासन था। देश को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही अंडमान निकोबार भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा हो गया। जाहिर सी बात है, चूंकि वो भारत का ही क्षेत्र रहा है, तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस स्वतंत्रता के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत के स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन 1948 में कोको द्वीप समूह को ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्मा को सौंप दिया। मजे की बात है कि कोको द्वीप समूह अंडमान निकोबार का ही हिस्सा रहा है। 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन 1948 में अंग्रेज अधिकारियों ने, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने कोको द्वीप को बर्मा को सौंप दिया। मतलब एक विचार यह है, एक दृष्टिकोण इस प्रकार का है कि इस तरीके से कोको द्वीप को बर्मा को सौंपा गया। एक दूसरे दृष्टिकोण के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो इस दृष्टिकोण का मानना है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन हो रहा था, और इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारत के क्रांतिवीर थे, उन क्रांतिवीरों को सजा देने के लिए उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया जाता था। चूंकि काला पानी की सजा होती थी और अंडमान तक जो है लोगों की पहुंच आसान नहीं थी, चूंकि वो द्वीपीय समूह है, जलीय क्षेत्र में स्थापित द्वीप है, द्वीप जितने होते हैं जलीय क्षेत्र में ही होते हैं। तो भारत के क्रांतिवीरों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शिथिल पड़ जाए, इसके लिए अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे कि हमारे जो शूरवीर होते थे, हमारे जो क्रांतिवीर होते थे, हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो बलिदानी लोग हुआ करते थे, उनको सजा देने के नाम पर अंडमान द्वीप भेज दिया जाता था। इस द्वीप पर रखे गए कैदियों और अन्य स्टाफ के लिए, भाई जब कैदी द्वीप पर पहुंच गए तो जाहिर सी बात है उनको सुरक्षा देने के लिए या उन्हें जो है बंदी बनाए रखने के लिए स्टाफ की आवश्यकता पड़ती थी। तो अंडमान द्वीप पर कैदी भी होते थे और स्टाफ भी नियुक्त होते थे। भाई जेलों में क्या देखते हैं, कैदी के साथ साथ स्टाफ को भी रहना होता है। तो अंडमान द्वीप पर न केवल भारत के क्रांतिवीर बल्कि अंग्रेजी शासन के जो स्टाफ हैं वह वहाँ पर रह रहे थे। अब उन्हें खाने पीने की आवश्यकता होती थी, खाने पीने के सामान मुहैया कराना आवश्यक होता था। तो उन्हें खाना आदि जो है
कोको द्वीप से सप्लाई किया जाता था। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोको द्वीप के बीच दूरी कितनी, महज 55 किलोमीटर की दूरी। तो यहां पर चूंकि इस द्वीप पर, अंडमान द्वीप पर उस जमाने में खाने आदि की संपूर्ण व्यवस्था संभव नहीं थी, तो इसलिए यहां पर सजा तो इनको दी जाती थी, और जितने भी सजा याफ्ता होते थे वे, और जो वहां पर स्टाफ काम कर रहे होते उनके लिए खाने का जो प्रबंध है वह कोको द्वीप से हुआ करता था। यानी खाने की सप्लाई कहां से होती थी? कोको द्वीप से होती थी। और ऐसा इसलिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र पर सब्जियां वगैरह उगाना पड़ता। इस तरह के झंझट से बचने के लिए कोको द्वीप से ही खाने आदि की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन क्या है कि ये जो आपका कोको द्वीप है उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने म्यांमार के एक प्रभावशाली परिवार को सौंप दिया। यानी जो कोको द्वीप भारत की सरकार के नियंत्रण के अधीन था, उस कोको द्वीप को ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्मा के एक प्रभावशाली परिवार को सौंप दिया। और 1882 में अगर आप देखें तो 1882 का जो घटनाक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1882 में कोको द्वीप को आधिकारिक तौर पर बर्मा का हिस्सा मान लिया गया। 1882 में ही कोको द्वीप को बर्मा का हिस्सा मान लिया गया था। ये जो दूसरा दृष्टिकोण है इसमें ये बातें उभर कर सामने आती है। अब हम लोग एक तीसरे दृष्टिकोण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तीसरा दृष्टिकोण का मानना है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने साजिश करते हुए जानबूझकर कोको द्वीप को भारत से अलग कर दिया था। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, और तीसरे कॉन्सेप्ट में स्पष्ट हो रहा है कि स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही कोको द्वीप भारत से अलग कर दिया गया था। जानबूझकर, सोच समझकर, साजिशपूर्ण तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत को परेशान करने के उद्देश्य से, भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने के उद्देश्य से कोको द्वीप को भारत से अलग कर दिया था, पृथक कर दिया था। इस प्रकार का जो निर्णय है वो ब्रिटिश आर्मी के ज्वाइंट प्लानिंग स्टाफ ने बहुत पहले ले लिया था। तो ब्रिटिश आर्मी जो है उसकी ज्वाइंट प्लानिंग स्टाफ का यह निर्णय था, और उसी निर्णय के तहत कोको द्वीप भारत से पृथक कर दिया गया था। तो इसके पीछे उद्देश्य बस यही था कि भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर कर देना है, समुद्री क्षेत्र में भारत बहुत ही कमजोर हो, इसके लिए वह अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेजी सेना ने कोको द्वीप को भारत से अलग कर उसे बर्मा को सौंप दिया। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं कोको द्वीप को लेकर। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ब्रिटिश राज के दौरान कोको द्वीप की स्थिति क्या थी, और ब्रिटिश राज के दौरान अगर हम इसका अध्ययन करें तो जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप है, कोको द्वीप भी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। भारत की समुद्री सुरक्षा अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप से भी हमें प्राप्त होती है, और अगर कोको द्वीप पर भी हमारा नियंत्रण रहा होता तो हमारी जो सामरिक स्थिति समुद्री क्षेत्र में है वह बहुत ही बेहतर हो गई होती है। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या हम देख रहे हैं कि चूंकि ब्रिटिश राज में तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप के साथ साथ कोको द्वीप भी भारतीय क्षेत्र के अधीन था, तो सामरिक रूप से भारत समुद्री क्षेत्र में बहुत ही सशक्त था। लेकिन क्या है कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस दौरान बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो स्पष्ट ही नहीं थे। ब्रिटिश सरकार कभी नहीं चाहती थी भारत एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न के साथ साथ ताकतवर देश के रूप में उभरे।
ब्रिटेन की सोच कभी ऐसी नहीं रही कि वह भारत को संप्रभु भारत के रूप में, स्वतंत्र भारत के रूप में, ताकतवर भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में स्थापित हो। इस प्रकार की सोच ब्रिटेन की कभी नहीं रही है। इसलिए ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटेन की सरकार की जो नज़र है वह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर से घिरे कई रणनीतिक द्वीप समूहों पर लगी हुई थी। उसमें ब्रिटिश की सरकार जो है वो इन्हीं द्वीपों पर अपने अधिकार को बनाए रखना चाहती थी। ब्रिटेन की सोच थी कि भारत से लगे हुए जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और अरब सागर का जो क्षेत्र है, चूंकि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ब्रिटेन चाहता था कि इन समुद्री क्षेत्रों पर उसका प्रभुत्व आगे भी बना रहे। भले भारत स्वतंत्र हो जाए, लेकिन उसके जो खाड़ी वाले क्षेत्र हैं उन पर उसका ही नियंत्रण बना रहे। दूसरी ओर चूंकि पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था स्वतंत्रता के साथ ही, दूसरी ओर पाकिस्तान चाहता था कि लक्षद्वीप पर उसका नियंत्रण स्थापित हो, इसलिए कि लक्षद्वीप भी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है। पाकिस्तान की सोच थी कि लक्षद्वीप पर यदि उसका नियंत्रण स्थापित होता है तो समुद्री क्षेत्र से भारत को काउंटर करना आसान बन सकता है। इसलिए वो चाहता था कि लक्षद्वीप पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। लेकिन उस समय आप लौह पुरुष सरदार पटेल साहब के बारे में जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता का उन्होंने परिचय दिया भारत के एकीकरण के संदर्भ में। वो पटेल साहब इस बात को समझ रहे थे कि पाकिस्तान की नीयत लक्षद्वीप पर बढ़िया नहीं है, पाकिस्तान लक्षद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो इस वजह से उन्होंने फौरी तौर पर अपनी नौसेना को लक्षद्वीप पर उतार दिया और लक्षद्वीप पर भारत का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पटेल ने क्या किया कि पाकिस्तान के पहुंचने से पहले ही लक्षद्वीप पर भारतीय नौसेना को उतार दिया और संपूर्ण लक्षद्वीप को भारत के कब्जे में ले लिया गया। अब दूसरी ओर क्या है कि ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि जब तक सरदार पटेल हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता है। पटेल कभी भी अंडमान निकोबार ब्रिटिश सरकार को नहीं सौंपेंगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कोको द्वीप को अपनाने की कोशिश की। उनको लग रहा था कि अगर कोको द्वीप पर भी हमारा नियंत्रण हो जाए तो चलो अंडमान निकोबार का कुछ हिस्सा जो है हमारे प्रभुत्व में होगा, हमारे नियंत्रण होगा, जहां से हम भारत को सामरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। ये जो है बदनीयती रही है ब्रिटिश सरकार की, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार जो भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रही थी उसकी यह बदनीयती थी भारत के प्रति। अब इसी क्रम में क्या है, क्योंकि ब्रिटेन चाह रहा था कि कम से कम कोको द्वीप पर हमारा नियंत्रण हो। नियंत्रण कैसे हो, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, भारत का क्षेत्र था। तो एक चाल चली गई, एक समझौता किया गया, त्रिपक्षीय समझौता किया गया। 3 पक्ष, एक भारत, दूसरा बर्मा और तीसरा ब्रिटिश सरकार, इन तीनों के बीच एक समझौते का आयोजन किया गया। इसलिए इस समझौते को हम त्रिपक्षीय समझौते के रूप में जानते हैं। अब ये देखते हैं कि ये त्रिपक्षीय समझौता क्या है। ये त्रिपक्षीय समझौता किया गया था कोको द्वीप को लेकर, कोको द्वीप पर नियंत्रण को लेकर भारत, बर्मा वर्तमान का म्यांमार और ब्रिटिश सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते का आयोजन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए पहल किया और एक प्रस्ताव रखा उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष कि एक समझौते के तहत कोको द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए 1950 में नेहरू ने भारत का यह कोको द्वीप समूह बर्मा को दे दिया, गिफ्ट कर दिया। अब चूंकि ट्रिपलेट जो है एग्रीमेंट हुआ था, और ट्रिपलेट एग्रीमेंट के आधार पर कोको द्वीप को भारत से बर्मा को गिफ्ट कर दिया गया। यह घटनाक्रम 1950 का है। जब बर्मा का हिस्सा बन गया कोको द्वीप, तो वहां के कमांडर जनरल विन ने इसे पीनल कॉलोनी बना दिया, पीनल कॉलोनी के रूप में उसको डेवलप कर दिया, और यहां पर कैदी और विद्रोही को रखा जाने लगा। चूंकि ये क्षेत्र जो है बहुत बेहतर तो नहीं था, और सजा देने के लिए इस क्षेत्र से बेहतर दूसरा क्षेत्र हो नहीं सकता था, तो इसका प्रयोग पीनल कॉलोनी के रूप में किया जाने लगा, और यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाने लगा जो कैदी प्रकृति थे, जो कैदी लोग थे, और जो विद्रोही भावना वाले लोग थे। उन्हें सजा देने के लिए कोको द्वीप पर रखा जाने लगा। लेकिन 1970 का जो दशक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन कोको द्वीप क्षेत्र वाले भाग में दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर देता है। तो 70 और 70 के बाद, चूंकि चीन का जो डेवलपमेंट 70 के बाद बहुत तेजी से हुआ है। 1974 तक अगर आप देखें तो चीन का जीडीपी और भारत की जो जीडीपी है वो लगभग समान अवस्था में थे, लेकिन उसके बाद चाइना का अचानक जो है वो ग्रोथ बहुत तेजी से प्रारंभ होता है। चीन की नज़र वहीं से जो है कोको द्वीप की ओर लगनी शुरू होती है। बाद में क्या है कि बर्मा ने, म्यांमार ने कोको द्वीप को चीन को लीज पर दे दिया। इसके पीछे एक बड़ा रीजन रहा है कि चीन चेकबुक डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है। जो गरीब मुल्क हैं उन्हें आर्थिक मदद देता है, और आर्थिक मदद के नाम पर उनके भू क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेता है। और भारत को घेरने के लिए चाइना की ओर से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, जिसको कि हम मुक्तकमाला का सिद्धांत कहते हैं, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का संचालन करता है। तो अगर कोको द्वीप पर चाइना का नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो भारत के दक्षिण का जो समुद्री क्षेत्र है उस पर चाइना का प्रभुत्व स्थापित होगा, और वहां से चाइना भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करता रहेगा, निगरानी करेगा, भारत की सामरिक व्यवस्था का निगरानी करेगा, सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। तमाम चीज़ें जो है चाइना की ओर से भारत के विरोध में खड़े किए जा सकते हैं। तो क्या है कि बर्मा ने क्या किया, चीन को कोको द्वीप को सौंप दिया, उसे लीज पर दे दिया। हालांकि कभी भी बर्मा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, औपचारिक तौर पर उसे स्वीकार नहीं किया है कि कोको द्वीप पर नियंत्रण अब बर्मा का नहीं, म्यांमार का नहीं, बल्कि चाइना का हो गया है। जब तक लीज एग्रीमेंट बना हुआ है तब तक कोको द्वीप पर चाइना का नियंत्रण बना रहेगा। इसकी औपचारिक घोषणा कभी नहीं की गई है। अब चाइना क्या करता है कि इस कोको द्वीप से भारत पर निगरानी करता है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। चूँकि एक बहुत अच्छी जगह जो है चाइना को कोको द्वीप रूप में मिल चुकी है, वहाँ से भारत का दक्षिणी क्षेत्र है उस पर निगाहबानी करता है। अब हम अगर कोको द्वीप पर चीन की गतिविधियों की बात करें, हमने एयर स्ट्रिप की बात की थी, जो ग्रेट कोको आइलैंड है उस पर चाइना ने एयर स्ट्रिप का निर्माण कर रखा है। तो हम देखें कि कोको द्वीप पर चीन की गतिविधियां वर्तमान में क्या चल रही है। 1990 के दशक से ही कोको द्वीप पर चीन की गतिविधियां बढ़ती रही है। वहां से चीन जो है लगातार कोको द्वीप पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाता रहा है, और विशेषकर उसकी जो गतिविधियां हैं वो सैन्य गतिविधियों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या करता है चीन जो है 1990 के दशक से ही कोको द्वीप पर अपनी सैन्य गतिविधियों को प्रसारित करता रहा है, सैन्य गतिविधियों को बढ़ाता रहा है। और इसके उद्देश्य क्या है, ताकि भारत पर नज़र रखा जा सके। अगर चाइना की जो सेना है कोको द्वीप समूह पर स्थापित हो जाती है तो वहाँ से भारत के ऊपर नज़र रखना बहुत ही आसान हो जाएगा।
बल्कि ऐसा हो भी रहा है, चूंकि म्यांमार ने कोको द्वीप समूह को चीन को लीज पर दे दिया है, तो अब वो पूरा का पूरा कोको द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वो चीन के अधीन है, चीन के नियंत्रण के अधीन है। चाइना वहां पर अपनी सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है और सैन्य गतिविधियों के माध्यम से वो भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, भारत की निगाहबानी कर रहा है, भारत के ऊपर वह मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, देखने का प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर सामरिक रूप से कौन सी गतिविधियां सक्रिय हो रही है। इसके लिए चीन ने क्या किया है कि मॉनिटरिंग स्टेशन की भी स्थापना कर रखा है कोको द्वीप पर। एक राडार स्टेशन भी उसने स्थापित किया है और इन दोनों के माध्यम से भारत की जो नौसैनिक गतिविधियां हैं उसकी वह निगरानी करता है। चाइना क्या कर रखा है कोको द्वीप पर, तो चाइना ने एक मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया है, राडार स्टेशन भी वहां पर बना रखा है और इन दोनों के माध्यम से भारत की जो नौसेना की गतिविधियां हैं उस पर वो पैनी निगाह रखे हुए है। हर पल वह भारत को कमजोर करने के लिए, सामरिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए निगाहवानी का कार्य वह कर रहा है, निगरानी जैसी गतिविधियों में वह संलिप्त है। इसके साथ ही चीन क्या करता है कि चूंकि बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र एक तरह से निर्जन क्षेत्र होता है और वहाँ पर जो हमारे जो मिसाइल वगैरह हैं या जो नौसेना की गतिविधियाँ हैं उन सब पर चीन की पैनी निगाह बनी हुई रहती है। चीन इस बात को समझने का प्रयास करता है कि भारत अपने मिसाइल कार्यक्रमों को किस ओर ले जा रहा है, भारत के जो मिसाइल्स हैं वो कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मारक क्षमता वास्तव में क्या है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने का प्रयास चीन के द्वारा इन मॉनिटरिंग स्टेशन और राडार स्टेशन के माध्यम से किया जाता है। साथ ही चीन यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना रखा है जिससे कि वह अपने जो प्लेन हैं उसको वह लैंड करवा सके। तो एयर स्ट्रिप को ही उसने क्या किया है, उसको बढ़ा दिया है। पहले केवल 1000 मीटर की एयर स्ट्रिप वहाँ पर थी, छोटी एयर स्ट्रिप थी, उसको बढ़ाकर 2500 मीटर की उसने कर दिया है। तो छोटे एयर स्ट्रिप होते हैं तो छोटा एयरक्राफ्ट वहाँ पर लैंड कर सकता है। जब बड़े एयर स्ट्रिप होंगे तो बड़ी बड़ी जहाज़ें जो है, बड़े बड़े फ्लाइट्स जो है वह भी वहाँ पर उतर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि जो हवाई मार्ग है उसको बहुत ही बेहतर बनाने के लिए एयर स्ट्रिप को पहले से कहीं ज़्यादा विस्तार दे दिया है। पहले 1000 मीटर लंबा एयर स्ट्राइप होता था, उसको बढ़ाकर उसने 2500 मीटर का एयर स्ट्राइप बना दिया है। तो अब 2500 मीटर का एयर स्ट्राइप बहुत ही बड़ा एयर स्ट्राइप होता है। इस पर मिलिट्री प्लेन से भी उतारे जा सकते हैं और यही काम चाइना कर भी रहा है। चाइना इस एयर स्ट्राइप पर अपने मिलिट्री प्लेन्स को लगातार ला रहा है, उतार रहा है और वहाँ से उड़ान भी भर रहा है। तो आने जाने की गतिविधियाँ, वहाँ की सेना की जो आने जाने की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये जो कोको द्वीप है भारत की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सामरिक दृष्टि से कोको द्वीप का भारत के लिए क्या महत्व है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। तो इसके पहले हमने कहा था कि सामरिक दृष्टि से अगर आप देखें तो कोको द्वीप भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यदि आज उस पर भारत का नियंत्रण रहा होता तो कम से कम दक्षिण की ओर से चाइना की निगाहबानी भारत के संदर्भ में नहीं हो सकता था। सामरिक दृष्टि से चाइना भारत को दक्षिण वाले हिस्से से कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उसमें कोको द्वीप का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चीन क्या कर रहा है कि कोको द्वीप पर सैन्य आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहा है। वह लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को न केवल बढ़ा रहा है बल्कि सैन्य गतिविधियों का आधुनिकीकरण भी वह करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही कोको द्वीप पर यदि चीन का सैन्यीकरण हो जाता है तो इससे भारत के लिए
एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पर स्थायी रूप से पोर्ट आदि का निर्माण चाइना के द्वारा कोको द्वीप समूह में कर दिया जाता है, वहाँ पर संपूर्ण कोको द्वीप को चीन सैन्यीकरण कर देता है, तो भारत की जो सुरक्षा है वह खतरे में पड़ सकती है। और ऐसा इसलिए भी कि इस प्रकार जो सैन्य निर्माण क्षेत्र हैं उन पर भारत की जो रणनीतिक हित है उस पर असर पड़ता है। भारत और उसकी जो नौसैनिक है, भारत और उसकी जो नौसेना है, उसकी सुरक्षा को भी यहाँ से चुनौती मिल सकती है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि चीन लगातार भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत पर अपनी निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए, भारत को सामरिक रूप से चुनौती देने के लिए भारत के इर्द गिर्द जितने भी द्वीप समूह हैं उन पर बंदरगाहों का विकास किया है। इस दिशा में अगर आप देखें तो कोको द्वीप पर तो चलिए वो पूरा का पूरा एयर स्ट्राइक ही स्थापित कर रखा है। इसके अलावा उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपने पोर्ट का निर्माण किया है। साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वह भी चीन के द्वारा डेवलप किया गया है। ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन का ही नियंत्रण है। इसी प्रकार अगर आप म्यांमार की बात करें तो क्याओक्यू जो क्षेत्र है उस पर भी चाइना ने बंदरगाह का निर्माण किया है। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो चटगांव में भी उसने बंदरगाह को डेवलप किया है। तो ये सब भारत के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र हैं। भारत को घेरने के लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी का विस्तार करने के लिए, भारत को सामरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चाइना के द्वारा न केवल कोको द्वीप को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, या तो बन चुके हैं या बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इससे क्या होगा कि भारत की जो सुरक्षा है वह प्रभावित होगा। अब इसको थोड़ा सा एक दूसरे सेंस में देखा जाए कि यदि कोको द्वीप भारत के द्वारा तत्कालीन बर्मा को सौंपा नहीं गया होता, यदि उस पर भारत का नियंत्रण ही बना रहा होता, तो इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को मिलता कि आज भारत को चीन से इतनी जो चुनौतियां मिल रही है वो चुनौतियां नहीं मिली होती। एक तरह से देखा है तो हमारी नासमझी रही, या हमारे अंदर, हमारे नेतृत्वकर्ता के अंदर दूरदर्शिता की कमी थी, जिसकी वजह से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को हमने बर्मा को सौंप दिया। कोको द्वीप समूह क्या है? भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और हमने उसकी सामरिकता को नहीं पहचाना, गिफ्ट में बर्मा को सौंप दिया। और बर्मा भी उसे अपने पास संभाल कर नहीं रख रहा है, बल्कि उसे लीज पर चाइना को सौंप दिया। तो इसके पहले आपने कच्चा तिब्बू को देखा। कच्चा तिब्बू के बारे में कहा जाता था कि उस पर एक तिनका नहीं उगता, इसलिए भारत के लिए वह कोई अहमियत नहीं रखता है। लेकिन कच्चा तिब्बू भी जो है सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो हमारी दूरदर्शिता की कमी वहाँ पर भी थी। इस वजह से भारत की सरकार ने कच्चा तिब्बू को श्रीलंका को सौंप दिया। यहाँ पर अगर आप कोको द्वीप को देखें तो यहाँ पर भी दूरदर्शिता की कमी रही। हमने सामरिक के महत्व को समझा ही नहीं कि कोको द्वीप का भारत के लिए क्या सामरिक रूप से महत्व हो सकता है, और इस नासमझी की वजह से कोको द्वीप को गिफ्ट कर दिया गया बर्मा को, और बर्मा ने उसे लीज पर दे दिया चाइना को। अब चाइना जो है कोको द्वीप तक पहुंच चुका है, जहां से वह भारत पर पैनी निगाह रखे हुए है। सामरिक रूप से भारत को कमजोर करने का वह कोई भी अवसर गंवाना पसंद नहीं करता है। तो ये तमाम बातें जो है कोको द्वीप के सापेक्ष देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कोको द्वीप समूह को लेकर अध्ययन किया। आगे भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अध्ययन को जारी रखेंगे। कच्चा तिब्बू को लेकर जो हमने एक वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत किया था,
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसका लाभ जरूर उठाया होगा। और आज कोको द्वीप समूह के संदर्भ में जो कुछ भी यहाँ पर स्पष्टता के साथ कहा गया है, निसंदेह न केवल आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाने की दृष्टि से, बल्कि भारत के जो द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध है उस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे भी आप सबके सामने इस प्रकार के क्लास वीडियो, बहुत सारे जो क्लास वीडियो हैं आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। अनवरत रूप से मैं उसे जारी रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।